जयराम एजुकेशन सेंटर व यूट्यूब चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि सबसे पहले आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखें और देखने के बाद अगर बढ़िया लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आज हम क्लास 10वीं के अर्थव्यवस्था के प्रथम अध्याय यानी कि पहला अध्याय अर्थव्यवस्था के विकास एवं इतिहास पूरी तरह से समाप्त करेंगे। पिछले वाले वीडियो में कुछ प्रश्न पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं और आज कुछ जो बचा हुआ है उसे आज हम समाप्त करेंगे वस्तुनिष्ठ के साथ। चलिए देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्रेडिट कार्ड। देखिए, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, अगर शास्त्र के बात कहे जाए, अगर मान लीजिए कि आपके पास शस्त्र है तो आपकी रक्षा हो सकती है, यानी कि शासन कर सकते हैं किसी पर। तो उसी तरह अर्थशास्त्र के अगर बारे में पढ़ेंगे तो उसमें शासन व्यवस्था से रिलेटेड होगा। लेकिन वही जब अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी तरह से जिक्र करेंगे तो सब कुछ यानी कि शासन के साथ साथ हमारे जीवन से रिलेटिव सारे आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करना है। तो चलिए आते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या है। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड भी एक एटीएम की तरह कार्ड है। क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं? तो क्रेडिट कार्ड यह एक प्रकार का प्लास्टिक का बना हुआ कार्ड है जो बैंक द्वारा खाताधारियों के बीच वितरण किया जाता है और इस कार्ड के माध्यम से खाताधारी बैंक से ऋण प्राप्त करके यानी कि लोन प्राप्त करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, जिसे हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। यह कई तरह के होते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इसके तहत स्टूडेंट के तहत हम क्रेडिट कार्ड प्राप्त करके लोन ले सकते हैं। मास्टर क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादि होता है। अब देखिए, राष्ट्रीय किसे कहते हैं यानी कि देश क्या है? तो किसी भी देश के अंदर एक वर्ष में उत्पादित की गई वस्तु एवं सेवाओं से प्राप्त मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय कहते हैं। राष्ट्रीय किसे कहते हैं? तो किसी भी देश के अंदर एक वर्ष में उत्पादित की गई वस्तु एवं सेवाओं से प्राप्त मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय कहते हैं। अब देखिए, प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर मैन इनकम। अब देखिए, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो देश की आय में यानी कि राष्ट्रीय आय में, हमारे देश की आय में उनकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने परिवार के निकलते हैं, तो मान लीजिए कि हमारे परिवार का 4 सदस्य है, उन सबों का आय मिला दिया जाए यानी कि 20,000 है। मान लीजिए कि 20,000 और कितने सदस्य? तो मान लीजिए कि हमारे पूरे परिवार का आय हो गया और सदस्यों की संख्या यानी कि जनसंख्या कितनी है? 4, भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा? 5,000 यानी कि प्रति व्यक्ति यानी कि पर यानी कि एक आदमी का आय कितना हो गया? 5,000। तो प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो देश की आय में उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब देखिए, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक कहिए या रिपोर्ट कहिए, सूचकांक मतलब क्या? यानी कि सूचित कर देता है कि हमारे देश में एक साल के अंदर कितने व्यक्ति गरीब है, कितने लोग अशिक्षित हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, सब परिस्थितियों को दर्शा देता है। उसे मानव विकास सूचकांक कहते हैं। तो यह ऐसा सूचकांक है जो किसी भी देश के अंदर रहने वाले एक वर्ष के अंदर यह बता देते हैं कि हमारे भारत देश में कितने लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे है, गरीबी रेखा के ऊपर है, स्वास्थ्य की स्थिति कैसे, शिक्षा की स्थिति है, यानी कि सारे परिस्थितियों को इंगित करता है, दर्शाता है, सूचित करता है। उसे हम मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक कहते हैं। अब देखिए, आधारिक संरचना। आधारिक संरचना यानी कि मान लीजिए कि हमारे जीवन के परिवेश या किसी भी तरह के विकास में एक प्रकार के हमारा आधार, मान लीजिए कि बैंक हो गया, परिवहन हो गया, विद्यालय हो गया। पॉलिटिकल हमारा पढ़ने का मान लीजिए का आधार हो गया कहाँ? विद्यालय में जाएंगे, पढ़ेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे और हमारी आवश्यकता की क्या होगी? पूर्ति होगी। तो आधारिक संरचना किसे कहते हैं? तो वैसी संरचना जो हमारी आर्थिक क्रियाकलापों में सहायता प्रदान करता है उसे हम आधारिक संरचना कहते हैं, जैसे बैंक, परिवहन, विद्यालय, हॉस्पिटल इत्यादि। अब देखिए, गरीबी रेखा। देखिए, गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है या धनी है? तो देख लीजिए, अगर ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे गांव में अगर एक व्यक्ति का खपत एक महीने में 2400 कैलोरी और वही शहर में 2100 कैलोरी है तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा यानी कि बीपीएल में। वही उससे अधिक है तो व्यक्ति एपीएल यानी कि गरीबी रेखा के ऊपर रहता है। देख लीजिए, अब है अगला नरेगा। तो नरेगा भी एक प्रकार ऐसा संगठन है जो हमारे देश में बेरोजगार व्यक्तियों के युवाओं को यानी कि एक वर्ष में 100 दिन के लिए रोजगार प्रदान करता है, जिसे हम नरेगा कहते हैं। नरेगा या मनरेगा। अब देख लीजिए, अब एक हम कुछ क्वेश्चन इसमें, जैसे कि पूरा नाम, जैसे कि जीडीपी हो गया, एनएनपी हो गया,
NI हो गया, सभी का पूरा नाम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नरेगा, NREGA। देखिए नरेगा का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगर एम लगा देते हैं तो महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी के द्वारा अधिनियम 2005 में जारी किया गया था। रोजगार, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार देता है। अब देखिए तो एम लगा देते हैं तो मनरेगा हो जाएगा। उसी को देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से हम जानते हैं। अब देखिए अगला है जीडीपी। देखिए जीडीपी यानी कि जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ये क्वेश्चन छूट गया है, याद रखिएगा। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद। देखिए छूट गया था, जिसका जीडीपी हम कह सकते हैं। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? तो किसी भी देश के अंदर एक वर्ष में उत्पादित की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा को, उसमें मूल्य आय में, जबकि इसमें मात्रा होता है, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे परिवार में सदस्य में एक साल में पता करते हैं कि कितने वस्तु का उत्पादन हुआ है, उसकी मात्रा को हम क्या कहते हैं? सेवा का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। चलिए तो जीडीपी हो गया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, मान लीजिए कि हमारे देश में किसी वस्तु मान लीजिए उत्पादन हुआ तो उसमें जो खराबी निकला, जो भी खर्च उसको घटा देने के बाद जो बचता है वो शुद्ध हो गया, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एनआई नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय, बता चुके हैं। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक। उसके बाद एचडीआर, एचडीआर का पूरा होता है विस्तार नाम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, जिसे बता चुके हैं अभी मानव विकास सूचकांक के मानव विकास रिपोर्ट। आप देखिए उसी तरह है एपीएल। देखिए एपीएल बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी रेखा के ऊपर। तो देखिए एपीएल का पूरा नाम होता है एबव पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के ऊपर, यानी कि जिस व्यक्ति के ग्रामीण क्षेत्र में 2400 से ऊपर और शहरी में 2100 से ऊपर हो तो व्यक्ति गरीबी रेखा के ऊपर होता है, यानी कि एपीएल एबव पॉवर्टी लाइन। अब देखिए उसी तरह बीपीएल। देखिए बीपीएल होता है बिलो, कहता है कि बिलो यानी कि पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के ऊपर, यानी कि जब किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर एक व्यक्ति के महीने का खपत 2400 कैलोरी और शहर का 21 हो तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे मात्र। उनको सरकार की तरफ से सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए, राशन हो किरासन हो, किसी भी तरह की सुविधा या इंदिरा आवास हो, उनकी मिलना अति आवश्यक है, कि जरूरी है, देना चाहिए, वही व्यक्ति इच्छुक गरीब माना जाएगा। चलिए आज यानी कि पूरा सब्जेक्टिव जो प्रश्न था खत्म। अब हम एक एक वस्तुनिष्ठ के बारे में जिक्र करेंगे। पहला अध्याय का देखिए, तो पहला वस्तुनिष्ठ है कि प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र को बता चुके कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को यानी कि अर्थव्यवस्था की संरचना जैसे 3 क्षेत्रों में बटे गए, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक को कृषि क्षेत्र, द्वितीय को उद्योग क्षेत्र और तृतीय को सेवा क्षेत्र में कहते हैं। अब कहते हैं किसमें से मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारे भारत ऐसा देश है जहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तीसरा है भारत में योजना का गठन। याद रखिएगा कि हमारे देश में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था। जिस देश का आय अधिक होता है, जिस देश का आय अधिक होता है वो देश विकसित कहलाता है। अब कहता है भारत के सबसे पिछड़ा राज्य। अब देख लीजिए हमारे भारत के सबसे पिछड़ा जो राज्य है वो राज्य है बिहार। भारत के सबसे पिछड़ा राज्य बिहार। अब देखिए बिहार के विकास के बारे में जिक्र करते हैं। हमारे भारत के सबसे पिछड़ा राज्य बिहार, सबसे बड़ी बाधा इसके है बाढ़। देखिए चलिए देखिए हम कह सकते हैं कि हमारे बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन, हमारा भारत क्यों पिछड़ा है। देख लीजिए एक एक बारे में जिक्र करेंगे किस कारण से। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण किस कारण से पिछड़ा हुआ है और इसको दूर करने के उपाय क्या है। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण देखिए, तो बिहार का आर्थिक पिछड़ेपन के सबसे पहले का कारण हम पढ़ेंगे बाढ़। बाढ़ हो गया। दूसरा सुखाड़, गरीबी,
अशिक्षा, बेरोजगारी, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, कुशल कुशल व्यक्ति के अभाव, यानी कि अन्य भी हो सकता है हमारे बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण। तो सबसे पहले क्या हो गया, बाढ़। अब देखिए बाढ़ से कैसे, अभी हमारे बिहार के लगभग 20 से 25 जिला प्रति वर्ष बाढ़ से पूरी तरह से ग्रसित हो जाता है और बहुत जान माल की हानि होती है। बताइए कि हमारा बिहार का कैसे